काल में ही बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, बहन बेटियों के अस्मतें और इज्जतें लूटी जाती है, नंगा करके घुमाया जाता है, उनके यौन अंगों को छेड़ा जाता है। और मणिपुर में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र कर सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं जन आक्रोश है छोड़ा गया है, इसीलिए उन्हें पता था होने वाला कुछ नहीं, ले तान के खड़े थे। अगर इन्हें पता होता आतंकवादी टेबल के नीचे दुबके होते मिला दिएगा, समझे नहीं। छोटी छोटी बच्चियों को जो महिला खिलाड़ी थी, तो ये हो रहा है इनके शासन में। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे इन्होंने खत्म कर दिए। इन काल में ही बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, बहन बेटियों के अस्मतें और इज्जतें लूटी जाती है, नंगा करके घुमाया जाता है, उनके यौन अंगों को छेड़ा जाता है। और मणिपुर में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र कर सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं जन आक्रोश है। ये संसद पर हमला कम, जन आक्रोश ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि तो धरना कर लेते वो लोग। अरे धरने की अनुमति कौन देता है? धरने की अनुमति देते तो पुलिस पीटती है वहां। आप ये बताओ, महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ कि नहीं हुआ? उनको आंदोलन करने दिया गया क्या? नहीं करने दिया गया। और जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था FIR दर्ज कराई, और FIR दर्ज करने के बाद भी उसमें न्याय नहीं मिला। और कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों को अपना जो न्याय का जो घूंट था वो कहीं ना कहीं पीना पड़ा अंदर के अंदर ही, और चुपचाप शांत हो गई और डरा दिएगा, समझे नहीं। छोटी छोटी बच्चियों को जो महिला खिलाड़ी थी, तो ये हो रहा है इनके शासन में। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे इन्होंने खत्म कर दिए। इन पर कोई काम करना नहीं चाहता, और यही वजह है। और जैसा कि चल रहा था अभी EVM को लेके, एक देश में आंदोलन चल रहा है EVM को लेके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये संसद में जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें ही भारत सरकार के किसी मंत्री का हाथ हो सकता है इनके सांसद का हाथ हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा ही उन्हीं के विजिटर पास पे आए ये लोग, और इन्होंने जो करा वहां पर, वो नारे भी क्या लगाए आपने देखो ना। अगर बम फोड़ना होता तो बम होता उनके हाथ में, मगर उनके पास क्या था? स्प्रे, वो भी कलर स्प्रे था, येलो कलर का। और वो कौन सा, वो नुकसान नहीं दे सकता किसी को भी, जैसा कि सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं लोग कि ये कलर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझे नहीं। तो उन्होंने भी आज जब पीले कलर का ये जो फेंका, जो रंग फेंकने के बाद जो स्थितियां क्या हुई, मुझे इसको देखते हुए जो रंग दे बसंती याद आ रहा, मुझे भगत सिंह याद आता है, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था और अंग्रेजी हुकूमत की ये बताने की कोशिश करी थी कि अंग्रेजी हुकूमत आंखें खोलो, कान खोलो, और कहीं ना कहीं भारतवासियों को आज़ादी दो। हम आज़ादी के लिए, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हैं, हमें अपने हक की बात उठानी चाहिए। वही भगत सिंह का जो बम फोड़ना असेंबली में, वो आज याद आ गया, आज याद आ गया वो भगत सिंह। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत में एक जन आक्रोश है। ये संसद में हमला नहीं, ये जन आक्रोश कहा जा सकता है, क्रांति का ऐलान कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उसने मणिपुर का मामला उठाया और ये कहा कि तानाशाह सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, तो इसका मतलब है देश की पूरे देश की जनता त्राहिमाम है और इन तानाशाह सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रही है, EVM के खिलाफ, बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, किसानों की लागत मेहनत और दाम के लिए, और सेना के जवानों के वन रैंक वन पेंशन के लिए। और सेना के जवानों को जो इन्होंने अग्निवीर बना दिया और उनके पिछवाड़े पे जो तीर चला दिया है, तो संसद में हमले नहीं है, एक छापामार कार्रवाई के तहत एक प्रदर्शन है। और कहीं ना कहीं भारत के अंदर गोरिल्लाबाद जैसे होने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि क्रांति कहीं ना कहीं देश की जनता का जो अधिकार मारा जाता है, और जब उसको दबाया जाता है आक्रोश को, तो क्रांति जन्म लेती है। ये क्रांति का एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं देश की पूरी असेंबलियों में, विधानसभाओं में कहीं इस प्रकार का आक्रोश हो गया, तो भारत सरकार क्या, देश की जितनी हुकूमतें हैं वो कांप उठेंगी। मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो से खाक में मिला देती है। ये समय आ गया है। और मेरी सरकार के लिए मैं एक शब्द अपना ही शेर और बोल देता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है इस भारत की बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब ध्वस्त कर दिया इस सरकार ने। ये नकारा निकम्मों की सरकार है। इनके शासन में
देश के सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं, LIC बेची जाती है, RBI बेची जाती है, एयरपोर्ट बेचा जाता है और ट्रेनें बेच दी जाती हैं। कौन बच सुरक्षित है इनके शासन में? है कहाँ है? कारपेट जगत का ही प्रधानमंत्री कम, PM का मतलब पनौती मंत्री, प्रवचन मंत्री, पायदान मंत्री। ये देश के अधिकारों को छीनने का काम चल रहा है और कहते हैं सुरक्षा। सुरक्षा ही तो है, ये विश्वगुरु है प्रधानमंत्री, इसकी निगाह हर जगह है। तो ये निगाह कहाँ गई थी? फूट गई थी निगाह। तो संसद भवन में गलती है ना, मोदी जी का थोड़ी ना गलती है। तो किसका है? सुरक्षा कर्मियों का गलती है। हाँ, तुम्हारे पिताजी लगे होंगे सुरक्षा कर्मी वहां, फालतू की बकवास करती हो। गलती है ना, क्योंकि संसद के अंदर हो लेकिन संसद के बाहर भी हुआ। अरे संसद के बाहर क्या हुआ ये बताओ ना, आप मुझे बताओ। सन 2001 में हुआ था हमला, समझे नहीं? एक सिपाही दिल्ली पुलिस का मारा गया, उसकी बेवा होमगार्ड थी राधा चौहान, जो मुझे राखी बांधती रही, अभी तक लाश तक आती रही और रोती रही, उसको अधिकार नहीं मिले, उसके गोलियां लगी टांगों में, है उसको पक्का नहीं किया। बेवा हो गई एक शहीद की और खुद लड़ी वो, उसके न जाने कितनी गोलियां लगी, उसको अधिकार नहीं मिला। आज भी चीखती रही, चिल्ला रही है। और कहां सोती है वो? है रेलवे जो फाटक है उसके नीचे सोती है बेचारी, और आज दिखाई भी नहीं देती कहां गई। तो देश के जो हक और अधिकार के लिए जो सिपाही और जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जो लड़ जाती हैं संसद को बचाने के लिए, और संसद में बैठने वाले सांसद मंत्री वही हमारे अधिकार छीन रहे हैं, वही अधिकारों पे सांपनाथ और नागनाथ की तरह डंक लगा के बैठे हो। देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है। और ये कहता है एक विश्वगुरु और एक कहता चाणक्य। ये चाणक्य और विश्वगुरु कहां घुस गए? समझे? गायब हो गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो था ही नहीं है संसद भवन में। इसका मतलब क्या है कि पता था क्या, या उड़ रहे थे 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में मजे ले रहे थे, या कोई भूल गए थे किसी को हाथ हिलाना है, या कोई भी मान मोड़ गए थे, किसी को हाथ हिलाना भूल गए थे क्या? मगर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देश के, जिन पर शर्म आती है। मैं तो खुद कहता हूं प्रधानमंत्री में, इस प्रधानमंत्री का विरोध करता हूं। विश्वगुरु है, क्या विश्वगुरु? हाँ, तुम्हारे घर में आके तो मंत्र मानते हैं ना, नारियल फोड़ता होगा विश्वगुरु। नंदा भाई साहब, पहले 22 साल पहले भी बीजेपी का सरकार था, अभी भी बीजेपी का सरकार है, क्या कहेंगे? बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी। ये सारे काम इन्हीं के शासन में हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बलात्कार चरम सीमा पे, बेरोजगार जनता पार्टी भी कह सकते हो, बेरोजगार भी चरम सीमा पे है, बेकार जनता पार्टी भी कह सकते हो, इससे बेकार पार्टी कोई नहीं है। ये ध्यान रखना, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि जिस तरीके की भुखमरी और कंगाली गरीबी है, और इसको राष्ट्रवाद बनाया जाए तो यही तो होगा। कहीं ना कहीं क्रांति चलेगी, कहीं ना लोग आजादी के लिए लड़ेंगे, संपूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर मैं कहता हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि जो जिस तरीके से ये हुआ संसद भवन में हमला, ये किन की मर्जी से हुआ? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इन्हें विजिटर पास बना के दिया, उस पर गए हैं। तो ये मंशा किसकी है? भाजपा के शासन में क्यों? अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी भाजपा के शासन में। तो आप कह रहे हैं पब्लिसिटी के लिए हुआ है? हाँ बिल्कुल, पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम का आंदोलन तेजी से चल रहा था। कहीं ना कहीं ईवीएम के मुद्दे को दबाने के लिए, और बार बार भारत निर्वाचन आयोग कम, भाजपा निर्वाचन आयोग ज्यादा बन गया वो, समझे ना? बार बार ईवीएम की सफाई देता है निर्वाचन आयोग। इस निर्वाचन आयोग में कौन है? कौन से अधिकारी आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और यहाँ के जनादेश को इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो जनादेश तो एकदम खुल के नहीं आ रहा, सब कैप्चर हो रहा है। और किन राज्यों में कैप्चर किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिनमें जातिगत जनगणना की बात हुई थी, जिसमें ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते। कौन सा ओबीसी को? अभी देखना, ओबीसी कर रही है, ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी, समझे ना? जब लगेगा कि अभी तो राम मंदिर की बारी है, फिर उसके बाद समझे मथुरा और काशी की बारी है, इसलिए बैठाया उसको, बांसके बिहारी को, समझे? जो पिछवाड़ा लाल करवाएंगे, अभी देश में उन्माद फैलवाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, मुसलमान और यादव को लड़वाएंगे, ये देख लेना। और ये इसीलिए बनाया मोहन यादव को और देश में, क्योंकि ये पहले भी यादव बनाना चाहते थे राजस्थान में, मगर वहां इनके समीकरण चले नहीं। वहां पर भी एक संदेश देना था कि ब्राह्मण देवता आ गए, तो इनकी मानसिकता वही है मनुस्मृति वाली, समझे? मनुवादी कम है, अब ये मनीवादी हो गए। देश की सारी संपदा और मनी पे कब्जा बना के बैठे हैं, समझे नहीं? पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं, आप उनका भगत सिंह के साथ तुलना कर रहे हैं। तो क्या हो गया? क्या कहूं मैंने? आतंकवादी देशद्रोही कहूं? बताओ क्या था उसमें? वो रंग कौन सा था? वो रंग कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जो स्प्रे था। वो कौन सा था? एवरेस्ट की चोटी पे जब चढ़ते हैं, कहीं आपातकालीन स्थिति होती है, तब उस रंग को छोड़ा जाता है।
क्या हमें दिक्कत है यहाँ हमारी, हम यहाँ बैठे हैं इसलिए छोड़ा जाता, उससे कोई नुकसान नहीं होता। और भगत सिंह की तो मैंने ये कहा कि उन्होंने तो असेंबली में बम फोड़ा था, इन्होंने तो बम भी नहीं फोड़ा था, और वो भी किसी को नुकसान नहीं देना चाहते थे, और ये तो किसी भी स्तर पे किसी को नुकसान नहीं देना चाहते थे। तो इसका मतलब क्या था, वो मांग किसकी कर रहे थे, तानाशाही ही नहीं चलेगी, बहन बेटियों को न्याय दो, बलात्कारियों के खिलाफ इन्हें फांसी पर चढ़ाओ बलात्कारियों को, तो इसके लिए मांग कर रहे थे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो देश में चल रहा है, बीमारी चल रही है, उस पर चल रहा है। तो मैं कहता हूं कि भुखमरी कंगार है कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। यही समय आने वाला है कि जनाक्रोश होगा, गोरिल्ला वार होंगे, और इसी तरह छापामार कार्रवाई के तहत संसद क्या और भी विधानसभाओं में भी कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित होकर, युवा आक्रोशित होकर, कल रोजगार के लिए खड़ा होगा, कल किसी और चीज के लिए खड़ा होगा, कल किसान खड़ा होगा, कल अग्निवीर खड़ा होगा। फिर कहां भागोगे, क्योंकि ये तो अभी थोड़ा सा आगाज है, आगे अंजाम के लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार को चाहिए ईमानदारी से देश के हित में काम करे, देश के लिए काम करे, बहन बेटियों की सुरक्षा पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करे, रोजगार पे काम करे, सुरक्षा पे काम करे, और महंगाई को कम करने का काम करे, ना कि ये पाखंडवादी सब व्यापारी मानसिकता के जो लोग बैठे हैं ना, व्यापारी जनता पार्टी, व्यापार से बाहर निकले और देश को राष्ट्रवाद की ओर लेके आए। देश के शहीदों को याद करें, नमन करें, शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, अशफाकुल्ला खान को, समझे, ऐसे लोगों को याद करें जो देश की आज़ादी के लिए लड़े। और आने वाला 26 जनवरी ये उन्हीं महान क्रांतिकारियों के खून से लिखी गई आज़ादी थी, जिसके लिए हम 26 जनवरी मनाने वाले हैं। और गणतंत्र नहीं, मैं गण शब्द का विरोध करता हूं। गण माने होता है पाखंडी, गण माने होता है देवता, देवता नहीं। गण की जगह होना चाहिए जन। 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा ये तंत्र चलता है, जनता चुनती है, उससे चलता है ये। जनतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र दिवस नहीं। 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाओ और संविधान दिवस के रूप में मनाओ, क्योंकि हमारी संपूर्ण आज़ादी इसी संविधान के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि 1930 को देश के क्रांतिकारियों ने भी एक आंदोलन किया था और 26 जनवरी के दिन को देश की संपूर्ण आज़ादी के रूप में मनाने का काम किया था। चाहे सन 1947 को 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, मगर उसके बाद महत्वपूर्ण दिन था, इसलिए संविधान लागू 26 जनवरी के दिन हुआ। इसलिए 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाओगे। और जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? संसद भवन की बात हो रही है, आप 26 जनवरी में बात लेके जा रहे हैं। बात 26 जनवरी की हो रही है कि आज जो संसद भवन में आज हुआ है उसके बारे में। अरे तो मैडम, संसद भवन भी तो 26 जनवरी की वजह से ही मिला है ना। देश के क्रांतिकारी आजादी के लिए लड़ते, ना असेंबलियों में बम फेंकते, तो आज ये संसद भवन बनता क्या? धुआं बम थोड़ी फेंका आज जी। मैं उनकी कह रहा हूँ, भगत सिंह की। भगत सिंह अगर बम ना फेंकते असेंबली में अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान, तो ये आजादी मिलती। तो ये तो रंग उड़ाया है उन्होंने, कहा भगत सिंह की याद ताजा की है कि रंग दे बसंती चोला, समझे, ये काम किया उन्होंने। कह रहे ये आगाज है, अभी हम अपने अधिकारों के लिए रोज मरते हैं बेचारे मॉब लिंचिंग के नाम पे। कौन से अधिकार? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास करता हूँ। सबका विकास है, सबका साथ जी, सबका विकास, सबका साथ कुछ नहीं है, सबका सत्यानाश कर रहा है आदमी। बहन बेटियों की इज्जत है, ये विकास होता है? बहन बेटियों को नंगा घुमा दो, अपने शासन काल में उनकी इज्जतें लूट लो, निर्वस्त्र करके सामूहिक रूप से बलात्कार करो, ये विकास है या विनाश है? बताओ मैडम। एक फोटो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इतने हपड़ा दबड़ी में भी सीना तान के खड़े हुए हैं, ये ऐसा कह रहे हैं लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी 2024 में आ रहे हैं क्योंकि आरएसएस ने इन्हें लाने, इनको पता था आरएसएस की ये पूरी जिम्मेदारी है। आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस का खेल था जो ये रंग छोड़ा गया है, इसीलिए उन्हें पता था होने वाला कुछ नहीं, ले तान के खड़े थे। इन्हें पता होता आतंकवादी टेबल के नीचे दुबके होते। मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्हीं का ही ये खराब किया धरा है? ये सब इनका है। देश की जनता गुमराह कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस कहीं भाजपा, 10 साल इसकी 10 साल उसकी, समझे, साल 10 साल इनका समय आएगा, 10 साल उनका। बस देश की जनता लड़ती रहेगी, रोती रहेगी, घसीटती रहेगी, परेशान होती रहेगी, न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। जब भी कहता हूँ कि भाई सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा,
एक नए लोगों को उठ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये दुकान जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, कांग्रेस और भाजपा, इनसे बचने की जरूरत है। एक नया रास्ता निकालो, क्रांतिकारियों को आगे लाओ, देश को बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।